मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका कुछ पार्ट में आपको पढ़ा कर गया था। तो आइए आज हम जानते हैं उसके आगे की कहानी, मतलब सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता में आगे जो रह गया था हमें उसे पढ़ना है। तो आइए आज हम टॉपिक जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का विनाश, मतलब उसका पतन कैसे होता है। एक सिविलाइजेशन के अंतर्गत लोग रहने के लिए तो आए, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए, इस चीज़ के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहने का तरीका बताया गया। मतलब वो अलग अलग तर्क देते हैं अपनी जो विद्वान हैं। तो जानते हैं उसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट दे रखा है हमने आर्यों का आक्रमण। मीन्स ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो आई, लेकिन वो चली कहाँ गई, उसके लोग कहाँ चले गए एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता के। तो पहला पॉइंट है आर्यों का आक्रमण। ऐसा माना गया कि कुछ आर्यन लोग आए थे और उन आर्यों ने क्या किया, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग तो मारे गए, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए थे वैसे तो, और बहुत अधिक मात्रा में जो लोग बचे हुए थे वो क्या हुए, इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए या दूसरे क्षेत्रों पर चले गए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अपनी जान बचाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर हुआ था, जब आर्यंस ने आक्रमण किया तो बहुत सारे लोग तो मारे गए और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने जान बचाने का प्रयास किया, तो वो हड़प्पा को छोड़कर कहीं दूर के क्षेत्र में चले गए। जैसा कि हम अपने अनुसार मान सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, साउथ एरिया जो है हमारा, वहां पर इस तरीके के लोग पाए जाते हैं जो जैसे कि पहले हड़प्पा सभ्यता में रहा करते थे, क्योंकि उनका कल्चर और इनका कल्चर सेम है एक तरीके से पहनावे को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो थे अपनी जान बचाकर दक्षिण भारत की ओर यहां से चले गए थे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आर्यों का आक्रमण। ओके, हमें कैसे पता लगा कि आर्यों ने ही आक्रमण किया था? तो हम जान लेते हैं कि आर्यंस का हमें कैसे पता लगा। एक विद्वान था जिसका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर एक विद्वान था जिसने बताया कि ये लोग जो आर्यंस है ना, वो मध्य एशिया के हैं। ये प्रूफ किस लिए, ये कैसे प्रूफ हुआ कि ये मध्य एशिया के हैं? ओके, मध्य एशिया में इन्होंने बताया, मैक्स मुलर ने कहा कि ये लोग जो हैं, आर्यंस जो हैं, ये कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। क्यों पता चला इनको? इन्होंने एक डीएनए टेस्ट किया तो ऐसा माना गया कि जो आर्यंस जो लोग हैं ना, उनका जो डीएनए पाया गया वो M17 नामक डीएनए पाया गया। तो M17 जब डीएनए मिला इनको, तो देखा गया कि ये डीएनए कहां अधिक मात्रा में, तो फिर चेक किया गया कि ये मध्य एशिया के लोगों में अधिक से अधिक M17 डीएनए के लोग वहां पर रहते हैं या वहां के लोगों में ये पाया जाता है। इस प्रकार हमें पता चला कि जो आर्यंस आए थे वो डेफिनेटली कहां से आए होंगे, मध्य एशिया से आए होंगे, जिन्होंने आक्रमण किया था। ओके, सेकेंड पॉइंट जानते हैं हम अपना। सेकेंड पॉइंट यहां रखा है बाढ़। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं, वो हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो कौन सी रिवर है वहां पर? सिंधु रिवर है, सिंधु नदी है, ध्यान रखना। ओके, सिंधु रिवर के पास काफी सारे जो प्लेसेस थे हड़प्पा के वो स्थित थे, या काफी सारे घर स्थित थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु नदी का बहाव क्या होता था, कभी कभी तेज होता था, और तेज होने के कारण पानी का बहाव भी तेज होता था। बारिश आती थी तो पानी भर जाता था काफी, तो इस कारण क्या होता था कि पानी बाहर निकल जाता था नदी से। और नदी का पानी जब बाहर निकलता था तो इसके आसपास जितने भी घर होते थे सिंधु रिवर के, वो डूब जाते थे या किसी न किसी प्रकार की उनको हानि हो जाती थी। इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि बार बार बाढ़ आने को लेकर यहाँ के लोग हमेशा चिंतित रहते थे, और इस बाढ़ से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। थर्ड पॉइंट आपका आता है जलवायु परिवर्तन। यहां पर क्लाइमेटिक चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। मतलब यहां कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है सरस्वती रिवर का। सरस्वती नदी जो है, ये ऐसा माना जाता है भागलपुर में बहा करती थी, भागलपुर में बहती थी। तो ऐसा माना गया कि यहां के जो लोग थे भागलपुर के, तो इनकी जीवन रेखा मानी जाती थी सरस्वती नदी।
सरस्वती नदी इनकी जीवन रेखा मानी जाती थी और इसी नदी के पानी का ये इस्तेमाल किया करते थे। तो सडनली क्या हुआ, इस नदी ने, जैसे कि मान लो ये रिवर ऐसे जा रही है और यहां पर भावलपुर है, तो ये इस तरीके से बहती हुई आ रही है, तो इस पानी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, लेकिन इस नदी ने अपनी डायरेक्शन को ही बदल लिया, तो ये यहां के लोगों को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जलवायु का परिवर्तन हुआ और साथ साथ ऐसा माना भी जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं ये सरस्वती नदी जो है ना, ये जमीन में समा गई एक तरीके से, मतलब कि खत्म हो गई, पता ही नहीं कहां चली गई एक तरीके से। तो इसीलिए इसको जलवायु परिवर्तन का भी अहम पॉइंट माना गया हड़प्पा सभ्यता के विनाश के अंतर्गत, पतन के अंतर्गत। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया सरस्वती नदी बहती थी भागलपुर में, जिसने अपनी दिशा को बदल लिया, जिसके कारण यहां के लोग परेशान होने लगे। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया सरस्वती नदी वो है कुछ जमीन के अंदर ही समा गई एक तरीके से, वो बहना ही बंद हो गई, लुप्त हो गई एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर बोला गया है उच्च तकनीकी का अभाव, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ये लोग जब खेती बाड़ी किया करते थे तो सामान्य तकनीकी से किया करते थे, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ तो इन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया, चेंज नहीं किया, तकनीकों को नहीं अपनाया इन्होंने, जिसके कारण इनका क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होना, अपने आप का विकास कर पाना इनका कम हो जाता है, और जैसे जैसे विकास कम हुआ वैसे वैसे ये यहां से लुप्त होने लगे। ध्यान रखना। ओके, भूकंप, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो घर थे 2 से 3 मंजिला के भी थे, 2 मंजिल के भी थे, तो ऐसा माना गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो भूकंप आया करते थे वो बहुत भयंकर भूकंप आया करते थे, और इन भूकंपों के आने से क्या होता था, यहाँ के जो मकान हुआ करते थे वो गिर जाते थे। कुछ विद्वान इस चीज की चर्चा करते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग, आधे से ज्यादा लोग इन मकानों में दबकर मर जाते हैं, और कुछ लोगों ने इस क्षेत्र को यहां से छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं महामारी की। तो महामारी आपने सुना होगा, काफी प्रकार की है और काफी तरीके से आती हैं। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, प्लेग महामारी बीमारी। ठीक है, तो प्लेग महामारी जो बीमारी है ये बेसिकली चूहों से फैलने वाली बीमारी है, इसका भी अहम रोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के विनाश में या पतन में। ध्यान रखना। तो प्लेग महामारी बीमारी, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था, जो ट्रेडिंग सेंटर था, वो दूर दूर के देशों में था, एक तरीके से दूर दूर के क्षेत्रों से, दूर दूर की सिविलाइजेशनों से, सभ्यताओं से व्यापार किया करते थे लोग। और जब व्यापार किया करते थे तो अब व्यापार होगा तो जलपोत एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, माल को ले जाएंगे, लाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में कुछ कहीं पर अगर बीमारियां फैली होती थी, जैसे चूहों की बीमारी है, और बेसिकली वो चूहों की बीमारी धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता में आ गई व्यापार के माध्यम से। जहाजों में चूहे चढ़ जाते थे और फिर वो यहां आके निकलते थे, तो एक तरीके से बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। लाइव एग्जांपल आपके यहां पर है, आप अगर कह सकते हो तो अब मैं आपको समझा दूं, कोरोना जो है वो एक तरीके से कोरोना जो है एक लाइव एग्जांपल है आपके लिए। ये कहां से निकला था? चीन से निकला था, और धीरे धीरे ये भारत तक फैल गया, अमेरिका तक फैल गया, ब्रिटेन, फ्रांस, चारों तरफ फैला हुआ है एक तरीके से। क्यों फैला हुआ है? बेसिकली रीजन यही है क्योंकि ये एक तरीके से यहां पर व्यापार का काम, यहां पर आने जाने का काम होता था, और यहां पर व्यापार के माध्यम से फैला था, और यहां पर आने जाने के कारण यहां पर फैल गया, क्योंकि यहां पर एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं, जिसके कारण यहां पर लोग आए, जिसके कारण ये यहां पर फैल गया एक तरीके से। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए आपके इन पॉइंट्सों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। टॉपिक देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास और नगर नियोजन प्रणाली, मतलब यहाँ के नगर के बारे में जानेंगे और यहाँ के जल निकास की क्या क्या व्यवस्थाएं थी उसके बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम जल निकास प्रणाली के बारे में। क्या थी जल निकास प्रणाली? तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक घर में कुएं होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर हैं उन सब में एक कुआं जरूर होता था, जो कि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घर का एक पानी का स्रोत था एक तरीके से, ये ध्यान रखना। ओके, तो पानी का स्रोत एकमात्र जो घरों में हुआ करता था वो क्या था? कुआं था। और ऐसा माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कम से कम 700 कुएं मिले हैं। कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, और जो कि घरों का क्या है? एक पानी का स्रोत है, पानी की जरूरत को पूरा करता है। आगे बात करें तो यहाँ पर जल निकास प्रणाली के लिए सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पर नालियां मिली हैं, जो कि आज के टाइम हमारी सोसाइटी में जिस प्रकार से नालियां बनी हुई हैं वो 2500 ईसा पूर्व के समय भी जब थी इसी प्रकार की बनी हुई थी। जैसे कि बेसिकली बात किया गया, छोटी नालियां हुआ करती थी जो ज्यादा गहराई की नहीं होती थी, 8 से 10 इंची के बराबर की गहराई में होती थी। और जब नाले जो हुआ करते थे ये 2 से 4 फुट के बीच, 2 से 2.5 फुट के बीच में ये नाले
हुआ करते थे, ध्यान रखना। और ये क्या होता था, इन छोटी छोटी नालियों का पानी, घरों में क्या होता था, घरों की जो एक दीवार होती थी वो हमेशा नालियों से सटी हुई होती थी और वो नाली छोटी हुआ करती थी और वो नाली का जो पानी होता था घरों से निकलकर बड़े नालों में जाता था, जो मुख्य रूप से मेन सड़क या मेन रोड जो होती थी उस पर बने होते थे। 2 से 2.5 फुट के बीच में गहरे नाले हुआ करते थे। और ऐसा बताया गया है कि इतिहासकार ने कि ये जो नालियां हुआ करती थी ये पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी और इनके अंतर्गत बीच बीच पे शोषक लगे हुए होते थे। और ये शोषक क्या होते हैं, ध्यान रखना, शोषक जो होते हैं ये होता है कि पानी के बहाव को ना रुकने देना। जैसे कि आज के टाइम आप देखते हो कि पानी की नालियां बनी होती है, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, इक्वल रहता है, पानी जाता नहीं है, भरा रहता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आज के समय होती हैं उनको पहले के टाइम ही रोकने के लिए क्या किया जाता था, शोषक लगाया जाता था जो कि पानी के बहाव को ना रुकने दे, नाली के अंदर पानी जमा ना हो और पानी का बहता रहे एक तरीके से, ध्यान रखना। समझ में आया? नालियां होती थी छोटी जिनका पानी गहरे नालों में जाता था और ये नाली जो होती थी पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। इनमें शोषक लगाए गए थे जगह जगह जो कि पानी के बहाव को ना रोके, एक तरीके से इकट्ठा ना होने दे पानी को। और साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो नालियां बनी होती थी, ये सड़कों के दोनों ओर जो नाले बने होते थे, बेसिकली ध्यान रखना, जब ये नाले सड़कों के दोनों ओर जब बने होते थे यहां और यहां इस साइड, तो ऐसा होता था कि इनको मुख्य रूप से ढका जाता था। जैसे आज के टाइम पे हम जो ढक्कन से लगा देते हैं, हमारे यहाँ जो नाले बने हैं बड़े बड़े गंदे पानी के, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ढक्कन लगाते हैं। उस टाइम पे पहले क्या होता था, इनके ऊपर भी ऐसे ही नॉर्मल पत्थर रखा जाता था और ऐसा माना जाता है कि जब आवश्यकता होती थी तो इन पत्थरों को हटाकर उसकी सफाई आसानी से की जा सकती थी, ऐसा माना गया है। और साथ साथ एक अच्छी बात यहां पर यह है कि इन सड़कों को इस तरीके से या इन चीजों को इस तरीके से बनाया गया था, इन सड़कों पर जब कभी हवा चलती थी तो ऑटोमेटिकली जो गंदगी जो होती थी सड़कों पर, जो थोड़ी बहुत फैल जाती थी, वो क्या होता था, वो हवा के सहारे ही साफ हो जाया करती थी। ये यहां पर प्रणाली थी एक तरीके से। आगे बात करें सड़कें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं सड़कों के दोनों ओर नालियां हुआ करती थी या नाले हुआ करते थे। और एक चीज ध्यान रखना, यहां की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, समकोण जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना। एक दूसरी सड़कें 90 डिग्री के एंगल समकोण पर काटती थी एक दूसरी सड़कों को। और साथ साथ ये भी चीज ध्यान रखना कि ये सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा चौड़ी होती थी, ध्यान रखना। क्यों चौड़ी होती थी, इसका रीजन ये था कि पहले की तरह आज की जो टेक्नोलॉजी है, बाइक वगैरह जो हम यूज करते हैं, तो ये पतली पतली गलियों में से भी निकल जाती है। और बेसिकली बात करें, पहले क्या होता था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह इस चीजों का इस्तेमाल किया करते थे जो कि काफी बड़े बनाई जाती थी। और जब बड़ी होती थी तो उसके लिए सड़कें भी क्या चाहिए, बड़ी बड़ी चाहिए एक तरीके से। तो इन चीजों को यूज करने के लिए इन्होंने क्या करा, सड़कों की जो चौड़ाई ज्यादा कर दी थी, ध्यान रखना, ओके। और क्या करती, 90 डिग्री के समकोण पर एक दूसरे को काटा करती थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। आगे बात करें, यहां पर नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन के अंतर्गत बताया गया है कि जो हड़प्पा का जो शहर था वो 2 टीलों में विभाजित था। एक को हम दुर्ग बोलते थे और एक को निचला शहर बोलते थे। दुर्ग मींस किला, मतलब कि ऊंचे भवन होते थे, 2 से 3 मंजिला भवन होते थे या ऊंचाई पर स्थित थे। और एक था निचला शहर। इस प्रकार से 2 भागों में बांट रखा था, ध्यान रखना। जो निचला शहर होता था उसमें सामान्य जनता रहा करती थी और जो दुर्ग जो था उसमें ऐसा माना गया है कि कुछ राजप्रसाद जैसे भवन मिले हैं, बड़े बड़े राजाओं के जैसे भवन मिले हैं जिनमें राजा रहा करते थे, ऐसा माना गया है, ध्यान रखना। और ये जो टीले होते थे या जो यहाँ के जो घर होते थे वो मुख्य रूप से किस चीज के बने होते थे, ईंटों के बने होते थे, पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, 2 से 3 मंजिला हुआ करते थे। और आगे बात करते तो सार्वजनिक इमारतें, यहां पर बहुत सारी सार्वजनिक इमारतें मिली हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, अन्नागार भी पढ़ाया है आपको मैंने, अन्नागार होता था, स्नानागार होता था, इस तरीके की काफी सारी और भी सार्वजनिक इमारतें हैं जो काफी अच्छे तरीके से बनाई गई थी, पक्की तरीके से, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके बहुत बेटर तरीके से बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया मैंने और आपको समझ में भी आ गया होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ओके। इसको आप नोट डाउन कीजिए, ओके। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, अगले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स की वीडियो हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एनी सब्जेक्ट्स
सभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।